नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की सियासत की बड़ी खबर, क्योंकि उमा और शिवराज लंबे अरसे के बाद मंच पर दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद फिर सियासत गहराती हुई दिखाई। देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। उमा शिवराज साथ साथ, बिंद को मिलेगा मौका, नाथ की धमकी, भाजपा का जवाब, बच के रहना रे, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। इन्हीं 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू हैं। और सबसे बड़ी खबर, उमा भारती यानी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, और शिवराज सिंह चौहान दोनों आज साथ साथ दिखे हैं। अशोकनगर पहुंचे हैं। मुंगाबली में उपचुनाव होना है, लेकिन उपचुनाव के दौरे पर जब पहुंचे हैं, कृषि उपज मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें दोनों नेता मंच पर नजर आए। ये तस्वीरें देखिएगा आप, उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान की। और दिलचस्प तस्वीर भी है। बीजेपी के नजरिए से हम देखें तो लंबे अरसे के बाद दोनों एक मंच पर नजर आ रहे हैं, और वहां से जो प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी दिखाई दे रहे हैं। उमा शिवराज ने करीब 4114 करोड़ से ज्यादा की यहां सौगातें दी है, और 54 करोड़ से ज्यादा के कामों का लोकार्पण किया है। और ये देखिए आप, साफा भी बांधा और तमाम लोग वहां पहुंचे। कहा जा रहा है कि यहां सर्वाधिक लूट दी वोटर्स है। तो उमा भारती का यहां काम चलता रहा है। उमा भारती जी की अच्छी खासी इस क्षेत्र में पैठ है, लेकिन दोनों नेता दिखाई दे रहे हैं, शिवराज और उमा भारती। इसका मतलब यह भी समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर बहुत अलग काम कर रही है। ना कोई संगठन, ना कोई गुटबाजी, सिर्फ इतना ही है कि बाजी मारना है। और हम यही संदीप से बात करेंगे और समझेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है, और इस नीति पर कैसे भारतीय जनता पार्टी, उमा और शिवराज का मिलना। हमारे संवाददाता संदीप से हम बात करेंगे तो समझ आएगा कि आखिर क्या कहता है, इसके सियासी समीकरण कैसे निकाले जाए, क्योंकि लगातार लंबे अरसे के बाद दोनों एक मंच पर दिखाई दिए हैं। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट है, और उपचुनाव से पहले चाहे शिवराज महाराज की जोड़ी हो ये या फिर आज उमा भारती और शिवराज सिंह चौहान दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर बेहद संगीन है और समझकर चल रही, मानकर चल रही, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना, जहां जिसकी सेवा ले सके, जहां जिसकी जरूरत हो वहां मंच पर उनको बुला लिया जाए। लेकिन ये अच्छी तस्वीर है। बीजेपी के लिहाज से हम सौंपे तो दोनों नेता नजर आ रहे हैं, और लंबे अरसे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में उमा भारती की एंट्री भी इसको कहा जा सकता है। और जब प्रद्युम्न सिंह ने भाजपा का दामन थामा अपना पद छोड़कर, उस समय भी उमा भारती काफी चर्चा में थी। चलिए संदीप से समझते हैं। संदीप है हमारे संवाददाता, संदीप से जुड़ते हैं। संदीप, क्या कहेंगे? आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रही है कि शिवराज और उमा भारती एक मंच पर नजर आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ चुकी है कि चुनाव में कहीं कोई राग द्वेष नहीं, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, लेकिन उमा भारती का इस तरह से सक्रियता दिखाना क्या कहता है? जी बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों से उमा भारती को लेकर लगातार कयास लग रहे थे मध्य प्रदेश के सियासत में। जिस तरह से उनके निवास पर ज्योतिरादित्य सिंधिया मिलने गए, उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मिलने गए, और फिर अलग अलग तरह से कई नेता उनके निवास पर मिलने गए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनी रही। और आखिरकार, और जिस तरह से अब जब उपचुनाव की बारी आई, उपचुनाव के दौरान भी यहाँ पर बहुत से इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि शुरू में मुख्यमंत्री उमा भारती को बनाया गया था, फिर उसके बाद अचानक पैराशूट लैंडिंग हुई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। तो इस तरह से लगातार चर्चाएं हुई और लगातार फूट की खबरें आ रही थी भारतीय जनता पार्टी में। तो अब भाजपा ने यहां पर दर्शाना शुरू कर दिया है कि भाजपा में कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता एक हैं, एक छत के नीचे एक एक करके लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और उनका सिर्फ जीत का लक्ष्य है। सारे नेता एक साथ मिलकर के पार्टी को जीत दिलाएंगे। लेकिन क्या मैसेज देने का प्रयास किया गया? यदि हम अशोकनगर की बात करें, करीब 54 करोड़ के से ज्यादा के लोकार्पण आज वहां पे किए गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी विकास के काम पर आगे बढ़ रही है? बीजेपी का नाम तो होगा, और नाम में फिर उमा भारती का नाम भी जुड़ जाएगा, महाराज का नाम भी जुड़ जाएगा, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का। तो बीजेपी एक अलग रणनीति पर आगे बढ़ रही।
अब बिल्कुल यहाँ पर अलग रणनीति है कई तरह से। अब हर तरह से एक तरह से ये कहिए कि विपक्ष को हर तरह से चारों खाने चित करने के मूड में है भारतीय जनता पार्टी। कोई भी मौका नहीं देना चाहती। पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा दिया था कि हम विकास के एजेंडे को लेकर के आगे बढ़ेंगे और विकास के नाम पर ही ये उपचुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से 1600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन की बात कही गई थी, एक एक करके लगातार सभी विधानसभा क्षेत्रों में वो लोकार्पण और भूमि पूजन होते चले जा रहे हैं। इसी तरह से लगातार जितनी भी सभा आयोजित होती जा रही हैं तो सभी सभाओं में एक एक करके अलग अलग नेताओं को जोड़ा जा रहा है। उसी कड़ी में आज यहाँ पर उमा भारती देखने को मिली, क्योंकि उमा भारती लंबे अरसे से किसी बड़ी सभा में मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिली हैं। तो उनको जोड़ना यानी कि मध्य प्रदेश की जनता को एक मैसेज देना है भारतीय जनता पार्टी को कि उमा भारती हमारे साथ हैं और वो एक पूरे कदम ताल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल चल रही है। सारी राजनीति में वो साथ हैं और सत्ता में भी वो साथ में है। तो यहाँ पर भाजपा ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। चलिए, यही भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है और यही भारतीय जनता पार्टी का कड़र है कि जिसमें ये कहा जाता है कि यहाँ कोई गुट नहीं होते, यहाँ तो चुनाव होते हैं तो सबको एक होना ही पड़ता है। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। और ये दिखाई भी दे रहा है उमा भारती शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, लगातार पहले शिवराज जी चंबल ग्वालियर पहुंचे थे, वहां कई तरह की सौगात दी शिवराज और महाराज ने मिलकर। लेकिन आज जब पहुंचे फिर से तो अशोकनगर में मुंगावली में है और मुंगावली में कई तरह के विकास कार्यों की तरफ सरकार ने अपने कदम बढ़ाए हैं। लेकिन उमा भारती और शिवराज का जुड़ना सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है और बना भी रहेगा, पर बीजेपी के लिए राहत भरी खबर है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष को लेकर चल रही कयास के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी विधानसभा का अगला बिंद से हो सकता है अगला अध्यक्ष, जिसमें केदारनाथ शुक्ला का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम भी विधानसभा अध्यक्ष की दौड़ में बने हुए हैं। एमपी बीजेपी के संगठन महामंत्री सुहास भगत ने केदारनाथ शुक्ला से मुलाकात भी की है। तो क्या ये माना जाए ये मुलाकात सिर्फ मुलाकात नहीं है, बल्कि ये मुलाकात एक बहाना है, क्योंकि आगे चलकर कहीं और जाना है, ये दिखाई दे रहा है। और केदार शुक्ला की तस्वीरें दिखाई दे रही है। ये बिंद से ही कोई इस समय कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। चर्चा काफी लंबे समय से है, लेकिन अब इसकी तरफ बीजेपी बढ़ रही है। संदीप मेरे साथ जोड़ रहे हैं। संदीप, आज तो आप भी बहुत खुश होंगे। बिंद से खबर आ रही है कि केदार शुक्ला हो सकता है कि बिंद की तरफ से विधानसभा के अध्यक्ष होंगे मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से। तो क्या ये माना जाए कि लगभग ये साफ हो चला है? हालांकि शुरुआत से इस बात की चर्चा चल रही है। शुरुआत में जब हमने देखा था मंत्रिपरिषद का विस्तार हो रहा था, उस बीच में हल्की नाराजगी की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने सबको मना लिया। जी बिल्कुल, तस्वीर के अब यहाँ पर करीब करीब साफ होने चली है। जब यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस दौरान कहीं न कहीं नाराजगी थी। विंध्य के क्षेत्र के जनता भी नाराज थी। लोगों का ये मानना था कि विंध्य प्रदेश के साथ कहीं न कहीं यहाँ पर न्याय नहीं हुआ है, क्योंकि विंध्य प्रदेश से 24 विधायक भारतीय जनता पार्टी के जीत करके आए हैं। तो कहीं न कहीं लोगों का ये मानना था कि कुछ और ज़्यादा मंत्री मिलने चाहिए थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में ज़्यादा जगह नहीं मिली थी और सिर्फ 3 मंत्रियों को जगह दी गई थी। उसके बाद कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में ये कवायद चली और वरिष्ठ नेता के तौर पे माने जाते हैं केदारनाथ शुक्ला। 6 बार लगातार उन्होंने सीधी से अजेय रहे हैं। वो 6 बार चुनाव जीत करके आए। 4 बार लगातार गिरीश गौतम चुनाव जीत चुके हैं। तो इस तरह से लगातार उनको लेकर के यहाँ पर राजनीति चल रही थी। अब जिस तरह से कल से सिनेरियो सामने देखने को मिला है कि करीब करीब केदारनाथ शुक्ला का नाम तय माना जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भी उनको बुलाया गया था। प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत से भी उनकी मुलाकात हुई। हालांकि मेरी भी बात हुई है इस बीच केदारनाथ शुक्ला से। हालांकि दोनों नेताओं के बीच में उनकी क्या बात हुई ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से संकेत उन्होंने दिए और जिस तरह से पार्टी से संकेत मिले हैं तो ये कहा जा सकता है कि करीब करीब यहाँ पर केदारनाथ शुक्ला का नाम तय माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी 100% नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गिरीश गौतम भी अभी रेस में शामिल हैं। लेकिन ये मान सकते हैं कि अगला जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, लगभग इस पर भारतीय जनता पार्टी साफ कर रही है, दिखाई जो दे रहा है, जिस तरह की तैयारियां दिखाई दे रही है कि बिंद से होगा। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मेरी कुछ और भी नेताओं से बात हुई थी। एक दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से संकेत दिए। खुल करके उन्होंने तो नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने संकेत जरूर दिए थे कि इस बार बिंद से एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष हो सकता है, क्योंकि कवायदें चल रही हैं।
बहुत सारे नेता अपने अपने नाम दे रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं, और कुछ अन्य नेताओं के भी, अलग अलग क्षेत्र के नेताओं का भी कहना है कि विंध्य के क्षेत्र को विधानसभा अध्यक्ष देना चाहिए। तो ये हो सकता है कि विंध्य क्षेत्र को विधानसभा अध्यक्ष मिलेगा, और उम्मीद है कि महाकौशल से उपाध्यक्ष हो सकता है। जी चलिए, बड़ी खबर भी है, महाकौशल से उपाध्यक्ष हो सकता है, अध्यक्ष बिंद से होगा, ऐसा संदीप का कहना है। और संदीप खुद बिंद से नाम सुनने पर काफी मुस्कुरा भी रहा है, क्योंकि इनके लिए भी अच्छी खबर होगी। पर अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे। इंदौर के सांवेर विधानसभा की ये खबर है। आपको याद होगा 2 दिन कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सांवेर पहुंचे थे, लेकिन जब सांवेर पहुंचे तो अधिकारियों को चुनौती देते नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कलेक्टर समझ जाइए, अधिकारी समझ जाइए, और यदि सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, हम वापसी होगी हमारी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहा है तो फिर पलटवार किया है, कमलनाथ पर पलटवार किया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर पलटवार किया, विश्वास सारंग ने, और सीधे तौर पर बीजेपी ने उनको घेरने का प्रयास किया है। साथ ही जिस तरह से स्थितियां दिखाई दे रही है, जिस कमलनाथ ने जो कहा है उसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। क्या कहा दोनों ने, हालांकि प्रयास रहेगा कि कमलनाथ को भी हम सुनवा पाते कि उन्होंने कहा क्या था, वो भी हम सुनाएंगे। कमलनाथ जी के पास बाकी तो कुछ बचा नहीं, और ये भी उन्हें ध्यान रहे कि इन धमकियों से कोई प्रभावित होता नहीं। जो सही काम कर रहे हैं वो सही काम करते रहेंगे, क्योंकि उनके समय में इस तरह का होता रहा। अधिकारियों के थानों की बोलियां लगती थी, नीलाम होते थे, एसडीएम के ऑफिस, टीआई के ऑफिस, वही भ्रम में बोल गए। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस, हताशा से भरी हुई कांग्रेस, अपनी हार को आगे भविष्य में देखने के कारण पूरी तरह से हतोत्साहित कांग्रेस इसी तरह का निर्णय लेगी। चलिए, विश्वास सारंग भी कह रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा जी, जो कि मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वो भी कह रहे हैं कि इनके पास कुछ बचा ही नहीं। हताशा भरा इनका बयान है, और जिस तरह से अफसरों को धमका रहे हैं, इनसे समझ आता है कि इन्होंने कुछ किया धरा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कह रहे हैं। दरअसल कमलनाथ ने सांवेर में सीधे तौर पर चुनौती दी थी, सीधे तौर पर आगाह किया था उन अफसरों को कि संभल जाइए, ऐसा कुछ मत करिए, कहीं सरकार वापस आ गई तो फिर क्या होगा तुम्हारा। उसके बाद सियासत गरमाई हुई। मेरे साथ इस वक्त आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कहेंगे, सियासत अब दिखाई भी दे रही है और धीरे धीरे कर चुनाव का माहौल भी बन रहा है, उपचुनाव का माहौल। और आप देखिए, इस माहौल में कमलनाथ ये कह गए, अफसरों को सीधे तौर पर ताकीद कर गए, हिदायत दे दी, बता दिया कि यानी उत्साहित है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी घेरने में कसर नहीं छोड़ रही। जी निश्चित रूप से मनोज जी, अगर पीसीसी चीफ कमलनाथ का ये बयान देखें, जिस तरीके से सांवेर में वो जनसभा को संबोधित करने गए थे और यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से अधिकारियों को नसीहत दी और साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी का बिल्ला लेकर वो जो है जेब में ना घूमे, यानी साफ तौर पर इशारा है कि सरकार के हित में काम ना करें। और इसको लेकर जो है अब जो है सियासत मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। बीजेपी कमलनाथ के इस बयान के बाद न सिर्फ कमलनाथ बल्कि पूरी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है और साफ तौर पर अधिकारियों को धमकाने की आरोप लगाने के साथ साथ ये भी कह रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो है कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है कहने के लिए, लेकिन इस तरीके के बयानबाजी इसलिए निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अगर हम इसको कुछ दिनों पहले से देखें, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी, कुछ इसी तरीके का बयान जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का निकलकर सामने आया था छिंदवाड़ा में, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात को कहा था कि सुन ले कमलनाथ के पिट्टू कलेक्टर। और कुछ उसी तरीके का अंदाज अब कमलनाथ का देखने को मिल रहा है, जो साफ तौर पर बताता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों पर दबाव बनाने की भी कोशिश है और जो अधिकारी बीजेपी के हित में काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से चेताने की कोशिश कमलनाथ द्वारा की गई है। और ये सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज है और यही कारण है कि इस तरीके का बयान अब जो है उपचुनाव के पहले देखने को मिल रहे हैं। आकाश, आपने जिक्र किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो तो कहते थे कि टाइगर अभी जिंदा है, और जिंदा हो भी गया है, टाइगर दिखाई भी दे रहा है, अब तो हर मंच पर टाइगर ही टाइगर है। तो उनको तो इतना विश्वास था कि ठीक है, देर सवेर आप ज्यादा दिन तो चला नहीं पाओगे सरकार को, और वापिस भी हो गया। लेकिन कमलनाथ का ये जो जिस तरह से उत्साह दिखाई दे रहा है, इसके पीछे राज क्या है?
जी निश्चित रूप से इसके पीछे कमलनाथ का साइलेंट प्लान है, जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के पास ऐसी कौन सी संजीवनी है जिसके सहारे कांग्रेस 27 की 27 विधानसभा सीटों पर जीत का दम भर रही है, और उस संजीवनी को ही समझना होगा, जिसके कारण पीसीसी चीफ कमलनाथ इस तरीके का बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को न सिर्फ उम्मीद है बल्कि पूरा विश्वास है कि 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस दल बदल के आधार पर जो है प्रचंड बहुमत ला सकती है। दल बदल लेकिन क्या आकाश रहा नहीं। दल बदल की यदि बात कांग्रेस करती है तो जो 15 सीटों पर वितरण हुआ है टिकटों का, उसमें भी दल बदल हुआ। 6 लोग तो ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आकर टिकट ले लिए, तो ये तो अदला बदली हो गई। आप यदि उसको ये कह रहे हैं कि उन्होंने दल बदल किया है, तो उनके यहां जो जिनको टिकट मिला वो भी दल बदल के बाद मिला, तो अब मुझे लगता है इस पर तो बहुत ज्यादा बात बनेगी नहीं। जी बिल्कुल, बात जरूर नहीं बनेगी। कांग्रेस इसमें मुश्किलों में भी पड़ी है। यही कारण है कि 15 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद जो बाहरी प्रत्याशियों को, जैसा कि आपने भी कहा कि 6 प्रत्याशियों को जो टिकट दिया गया है, उसके बाद कांग्रेस में असंतोष भी उभरा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी इसी उम्मीद में है कि चाहे किसान कर्ज माफी हो, चाहे तमाम मुद्दे हो, जो वचन पत्र कांग्रेस ने 2018 में दिया था, उसी राह पर जो है कांग्रेस दोबारा चल रही है, और कांग्रेस को विश्वास है कि उसी राह के जरिए जो है कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापसी कर सकती है। लेकिन ये वापसी करना कांग्रेस के लिए न सिर्फ चुनौती बल्कि बहुत बड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि सामने एक ऐसे टाइगर हैं जो जब सत्ता में नहीं थे, जब भी दहाड़ लगा रहे थे, और अब सब सत्ता में है तो लगातार जो है जनता को विकास के कामों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। तो ऐसे में ये साफ है कि उपचुनाव का जो रण है उसकी तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन तारीखों के ऐलान के पहले अभी सियासत में काफी कुछ देखने को और मिलेगा और दिलचस्प मिलेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इंतजार कीजिए इस सियासत का। आकाश धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े, और आपको बहुत कुछ मिलने वाला, क्योंकि उपचुनाव का रंग अब दिखाई देने लगा है। तरह तरह के रंग के बीच में फुलझड़ियां भी दिखाई दे रही, छोड़ी जा रही है कि कब कौन सा। लेकिन दहाड़ कोई भी लगाए, असली दहाड़ तो जनता सुनेगी और समझेगी कि आपकी दहाड़ हमारे हित में है या कुछ और है, और इसीलिए ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अफसरों की खैर नहीं, चाहे कोई भी कहे। कमलनाथ ने भी यही बताने का प्रयास किया है, और मौका मिला बीजेपी को तो लगे हाथ निशाना भी साथ दिया। लेकिन आपको अब एक अलग तरह की खबर दिखा रहे हैं। आप जब गली चौराहों पर निकलते होंगे भोपाल में या किसी बड़े शहर में, तो आपको भीख मांगने वाले मिलते होंगे। तो भीख मांगने वाले जब मिलते होंगे तो कई चेहरे तो ऐसे हैं जो रोज ही आपसे गाड़ी में कोई बच्चे को लेकर आएगा, दूध पिलाने के नाम पर आपसे भीख मांगेगा, कहीं कुछ करेगा। तो इस समय दरअसल एक गिरोह काम कर रहा है, और हम ये खबर देखिएगा आप कि भोपाल में भीख मांगने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। युवक बच्चे को बेहोश कर सिर पर पट्टी बांधकर भीख मांग रहा था। वहीं चाइल्ड लाइन की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस ने ज्योति टाकी चौराहे से बच्चे को युवक से बरामद किया है। भीख मांगने वाला युवक हिरासत में है और बच्चे को बेहोश कर सिर पर पट्टी बांधकर ये भीख मंगवा रहा था। अब इस वक्त चाइल्ड लाइन की हिरासत में है। अब ये बच्चा है कौन, ये बड़ी बात है। और जब ये लोग यहां पहुंच जाते हैं, चौराहों पर भीख मांगते हैं, तो इस पर नजर क्यों नहीं पड़ती। लेकिन नजर भी पुलिस की पड़ी है। आप देखिए किस तरह उसको बांधा गया था, और जब इसको हिरासत में लिया है तो सामने आ रहा। तो ऐसे लोगों से डरिए। ये किसका बच्चा है, कहां से आया ये बच्चा, अभी पुलिस इसमें जांच कर रही। लेकिन बड़ी खबर है, हर चौराहे पर आपको ऐसे लोग मिले तो इनको जरूर टोकिए। भीख देने की बजाय इनको डालिए। इस वक्त मेरे साथ आमिर जोड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। आमिर से बात कर। आमिर, ये कौन है, क्या खबर इसमें सामने आ रही, क्या कुछ पता लग पाया है, इसका कुछ खुलासा हुआ है इस मामले में? देखिए, खुलासा भी यही हुआ है कि एक परवीन बंजारा करके एक ये युवक है जो भोपाल के ज्योति टाकी चौराहे पर लोगों से भीख मांग रहा था। इसके हाथ में एक मासूम बच्चा था जो बेहोशी की हालत में था, सर पर पट्टी बंधी हुई थी, उसमें कुछ मरहम लगे हुए थे, और वो उसके इलाज के नाम पर भीख मांग रहा था। लेकिन जब चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना मिली, उसने पुलिस को इसकी जानकारी दी, और उसके साथ में चाइल्ड लाइन की टीम और पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची और जब दोनों को अपने पास बुलाया और देखा, बच्चे को अपने साथ में रखकर उसकी सर पर जो पट्टी बंदी थी वो हटाई गई, देखा गया कि सर पे किसी तरह के चोट के निशान नहीं थे, यानी नकली पट्टी बांधकर उसको जो है उसके नाम पर भीख मांगी जा रही थी। और जब वो युवक से पूछताछ की गई तो वो भी घबराया हुआ सा था और वो पुलिस को सही जानकारी नहीं दे रहा था। और चाइल्ड लाइन की टीम और पुलिस की टीम जब दोनों को साथ लेकर पुलिस थाने पहुंची, पहले तो वो युवक अपने जो बच्चा था उसके साथ में उसको अपना बेटा बता रहा था, जिसके इलाज के नाम पर वो पैसा मांग रहा था। लेकिन वो उसके बाद में उसका बेटा नहीं निकला
वो उसको अपना फिर मौसेरा भाई बताने लगा। थोड़े टाइम पूछताछ के बाद पुलिस ने उनके परिवारजनों को भी बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ बंजारा जो डेरा जमा के राजस्थान से आए हुए लोग हैं वो वहां पर पहुंचे थे और उनसे पूछताछ की जा रही थी, तो कुछ उनसे दस्तावेज पुलिस बुलवा रही थी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है कि आखिर ये बच्चा कहां से आया, लेकिन चाइल्ड लाइन ने भी इस पूरे मामले में जो है कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस से मांग की है, क्योंकि जब भोपाल में तत्कालीन संभागायुक्त कल्पना श्रीवास्तव थी उस समय उन्होंने खुशहाल निनियाल एक मुहिम चलाई थी और इसके तहत जो भोपाल के चौक चौराहे पर सिग्नल पर भीख मांगने वाले बच्चों थे उन पर जो है नकेल कसने का काम किया था। तब कुछ गिरोह भी सामने आए थे जो बच्चों को बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने इनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई भी की थी, लेकिन अब जरूरत आ चुकी है कि ऐसे गिरोह पर फिर नकेल कसी जाए, फिर इन पर अंकुश लगाया जाए, क्योंकि खुद चाइल्ड लाइन ने इस बात को कहा है कि अनलॉक के बाद में, लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक हुआ और उसके बाद अब जो है सिग्नल्स पर बच्चे भीख मांगते हुए देखे जाने लगे हैं। पहले इन पर अंकुश लगाया गया था, इनकी देखरेख और व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, इनको बाल देखरेख गृह में रखा गया था, लेकिन जब लॉकडाउन लगा था तो इनको सभी को अपने अपने घर पहुंचा दिया गया था। लेकिन अब हालात फिर वही हो चुके हैं, चौक चौराहों पर सिग्नल पर बच्चे फिर से भीख मांगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जिस तरह से नकली पट्टी बांधकर इसके इलाज के नाम पर भीख मांगी जा रही थी, इससे बिल्कुल समझा जा सकता है कि जब आप घर से निकल रहे हो चौक चौराहे पर सिग्नल पर अगर आपको कोई भीख मांगता हुआ ऐसा दिखे तो उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि कई लोग ऐसे लोगों की संवेदनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। बिल्कुल दो काम करते हैं आमिर, एक तो वो कि बच्चे के नाम पर संवेदना जताते हैं और उस बच्चे को कहां से लाते हैं ये भी आपको दिखाई दे रहा है, दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, तो संभलिए ऐसे लोग। आमिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े और इस तरह की खबरें हमारा दिखाने का मकसद भी यही है कि आप भी गली चौराहे पर निकल रहे तो ऐसे लोगों के चेहरों को पहचानिए, बच्चों से भीख मंगवाते हैं उन बच्चों को जिनको स्कूल जाना चाहिए। लेकिन ये तो और भी गजब है कि बच्चे के सर में कपड़ा बांध दिया, और कौन है ये बच्चा अभी इसकी जांच की जा रही। अब अगली खबर के लिए हम मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूल ड्रेस ऑर्डर मामले में विभागीय मंत्री ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी है। दरअसल राज्य हथकरघा संघ ने 62 लाख स्कूल ड्रेस सिलाई का जिम्मा दिया है। वहीं हथकरघा संघ ने यह काम बंगाल के कारीगरों को दे दिया था, जिस पर मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि तुम हो कुछ और नजर कुछ और आते हो, अपनों को छलने का हुनर कहां से लाते हो। इस तरह से उन्होंने ट्वीट किया। रमन सिंह ने खुद, माफ करिएगा, इस समय खुद देखा उन्होंने, और जिस तरह की जो जानकारी सामने आ रही है इसके साथ ही उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा कि खोखले दावे और वादे करने का आरोप लगाया। छग में स्कूल ड्रेस के ऑर्डर मामले की जांच होना चाहिए। विभागीय मंत्री ने तो 15 दिन की जांच रिपोर्ट मांगी है 15 दिन में, लेकिन क्या होगा? 62 लाख का ये मामला है और क्यों दिया, समझते हैं हम। अपने संवाददाता हिमांशु जोड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या है ये पूरा मामला स्कूल ड्रेस का, और जब ऑर्डर इसको पश्चिम बंगाल में दिया है तो क्या इसको क्या माना जाए? क्या ममता दीदी से जोड़ दिया जाए इसको या कुछ और है इसमें? जी मनोज जी, बताना चाहूंगा कि जैसे कोरोना काल के दौरान बताया जा रहा है, जो महिला स्व सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उन्होंने संघ के जो संचालक है उनको ज्ञापन दिया था विगत दिनों, जिसपे साफ तौर पे लिखा गया है कि जो कोरोना काल के दौरान 65 लाख जो है स्कूल ड्रेस का जो ठेका है, जो सिलाई करने का जो काम है, उसको प्रदेश के जो 486 महिला स्व सहायता समूह है उन्हें ठेका न देकर बंगाल के कारीगरों को ठेका दिया गया है। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान हमारे 486 जो पंजीकृत जो महिला स्व सहायता समूह है उन्होंने पूरे कोरोना काल के दौरान खाली रहा, लेकिन हमें काम नहीं दिया गया। तो इसे लेकर जो है बंगाल के कारीगरों को दिया गया, जिससे पर छत्तीसगढ़ के जो महिला स्व सहायता समूह है वो बेरोजगार चिंतित पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके जो ज्ञापन में उन्होंने यह भी साफ तौर पे लिखा गया है संचालक को कि जो यहाँ जो संघ के जो प्रमुख है, जो संघ के प्रमुख है उनके द्वारा सचिव को कहा गया है कि महिलाओं को प्रताड़ना किया जाता है, काम दिलाने के बहाने उससे पैसे की मांग किया जाता है। पैसे की मांग को लेकर कहा जाता है कि पैसे अपने पास स्वयं जमा कराने की बात कहते हैं, क्योंकि जो आयोग के अध्यक्ष है या संघ के अध्यक्ष है उनके पास पैसा पहुंचाने की बात किया जा रहा है। इस प्रकार से तमाम महिलाओं के जो शिकायत और आरोप है कि काम के पहले उनसे पैसे की मांग किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे काम नहीं दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री दूसरी ओर महिलाओं को स्वावलंबी योजना के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की योजना की बात करती है, लेकिन इस प्रकार से तमाम जो जिस प्रकार से महिला स्व सहायता समूह अपना दर्द जो बयां कर रही है तो कहीं ना कहीं काफी तकलीफदायक है, क्योंकि जिस हिसाब से महिला स्व सहायता समूह हर साल ये जो
कार्य है मार्च से जो जुलाई के बीच करती है, वो इस दौरान जो है बंगाल के कारीगर को जो दे दिया गया है, जिसके बाद जो बेरोजगार जो चिंतित जो महिलाएं हैं उसके सामने घर चलाने को लेकर चलिए, इसी से समझ आता है हिमांशु, वो सामने आ खड़ा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु। लेकिन इसी बात से समझ आता है कि आप कहते हैं कि हम लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, पर आप दूसरे स्टेट का रोजगार दे रहे हैं, वहां की बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं। अब इसके पीछे सियासत है या मजबूरी है, ये तो सरकारी बेहतर तरीके से समझ रही होंगी, लेकिन जैसे ही मामला सामने आया तो इस पर भी सियासत दिखाई देने लगी है। और इसी तरह की खबरें लेकर हम मिड सेशन में आपसे मिलते हैं, बातें करते हैं और कुछ दिलचस्प खबरों के साथ सच्चाई दिखाने का प्रयास भी करते हैं। जैसे भीख वाली खबर आपने देखी, तो संभल कर रहिएगा लोगों से, पर सियासत अभी और बढ़ेगी क्योंकि उपचुनाव सामने। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।